ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज का अपना पहला टॉपिक होगा इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। तो उससे पहले कि स्टेटमेंट क्या था, इक्विलेट डिवीजन लेमा का, है ना। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है ना आज? ठीक है ना। हाँ, हल्की सी आ रही है, और तेज़ बोलूँ? अच्छा। आज मैं फीवर में हूँ, तो तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा। ये देखो मैं लिख रहा हूँ। डिवाइजर इनटू प्लस, है ना। ये सब लोगों ने देख रखा होगा ना। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यही है। बस क्या है कि जब आप बड़े हो जाते हो तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने ना कोई से भी दो इंटीजर्स लो, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ए और बी। तो आपको पता क्या करना है, आप ऐसे दो नंबर यूनिक जोड़ सकते, आप ना यूनिक दो नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हो जिसका बी से मल्टीप्लाई करें प्लस ऐड करूं मैं कुछ, तो ए के इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। मैंने क्या किया है कि इसमें मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर का, उसको जोड़ दिया है, कुछ कम ज़्यादा होगा ना, तो ये नंबर आ जाता है। अब देखो, मैं लिख रहा हूँ 27, मैं कह रहा हूँ 5 में, है ना। कोई और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? कोई दूसरा कॉम्बिनेशन क्या? 4 प्लस, और कुछ कॉम्बिनेशन, है ना। तो ठीक है। अब देखो, पर मैंने अभी बोल रहा था ना कि ऐसे दो नंबर मैं ना यूनिक ढूंढूंगा सिर्फ, है ना, यूनिक होंगे। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो सुनो, आपको ये पता है कि ये रिमाइंडर है वो किसी चीज़ से छोटा होता है ना हमेशा। किससे छोटा होता है ना। पर यहाँ पे देखो 2 था, ये तो ठीक था, ठीक है, 5 से छोटा है। 7 छोटा है क्या? है ना। तो ये कंडीशन और होती है यहाँ पे बी क्यू आर, और आर मेरा हमेशा कैसा रहेगा? 0 से तो बड़ा इक्वल हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा। तो ये याद रखना है। जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी ना, तो पता क्या होगा, आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है नंबर का ढूंढ ही नहीं सकते, है ना। वो यही एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। तो अब देखो एल्गोरिदम क्या है, जो इनका क्या है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई चीज़ निकालनी हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं, फिक्स स्टेप्स, तो उनको फॉलो करना होता है, तो आंसर आ जाता है। तो मेनली है जो एल्गोरिदम है, इसका यूज करते हैं टू फाइंड SCF, या फिर GCD भी बोलते हैं ना, है ना। ठीक है, इसके बाद, हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, डिवाइजर फैक्टर, सेम थिंग, है ना। अब देखो ये है एक, इसके बाद क्वेश्चंस हैं, बस एक दो ही, ज़्यादा मैंने थ्योरी लिया नहीं है, वरना ज़्यादा थ्योरी मैथ में हो जाता है तो वो सही नहीं लगता। ठीक है, क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो क्या है कि कंपोजिट नंबर्स हमने पढ़े थे कल, है ना। कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं? जिनके फैक्टर्स है ना 2 से ज़्यादा हों, है ना। वो तो फैक्टर्स मैंने सारे लिख लिए, ठीक है ना।
लेकिन एक और तरीका है, कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है ना। तो वो है ये क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना। बहुत जगह यूनिक वर्ड यूज होगा, है ना। ये यूनिक वर्ड पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है ना। लास्ट लाइन का भी मतलब समझ लेना। अब मैंने सपोज करो कि 27 लिखा, तो मुझे ये पता है कितना होता है, 3 × 3 × 3, ठीक है ना। अब मैं 12 लिखता हूँ, 2 × 2 × 3, ठीक है ना। आप क्या प्राइम फैक्टर्स ही हो, कोई और कॉम्बिनेशन मिलेगा नंबर्स का इनका। आप 27 है या 12 है, कोई और नंबर मिलेगा नहीं ना। जो मैंने लिखे इसके अलावा आप दूसरा प्राइम नंबर ढूंढ ही नहीं सकते और प्रोडक्ट हो जाए इनका, है ना। ठीक है ना, इसीलिए वर्ड यूनिक है, ऐसा कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, वो यूनिक होगा, है ना। ठीक है। और फिर लास्ट लाइन ये बोल रही है कि ऑर्डर आप ऐसा लिखा हुआ है ना। आप ऐसा लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 × 2 × 2, है ना। तो वही है कि क्या एनसीईआरटी क्या बोल रहे हो। हाँ वही है, पता क्या होता है कि जब कोई डेफिनेशन, कोई भी मैथमेटिशियन है डेफिनेशन देता है ना, तो वो सारे है ना क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो बेस्ट बन के आती है ना तब डेफिनेशन आती है, ऐसे ही नहीं कि कोई, हम सपोज करो मैंने कोई डेफिनेशन बनाई है ना, कोई भी डाउट पूछ सकता है ना, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी कमी निकाल सकता है। जैसे कल ही किसी ने बोला था ना कि जीरो 1 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना, था किसी का। तो ऐसा तो कोई मतलब किसी ने स्टेटमेंट दिया ही नहीं, हर नंबर होता है 1 से डिवाइड, है ना। तो वो तो कोई रूल है ही नहीं ना। रूल तो ये था कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो ये था, ठीक है ना। ये क्लियर है ना कि कोई भी नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो यूनिक होगा, ठीक है। अच्छा, ये शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, है ना। तो बस यही है कि डेफिनेशन पे था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को लिया है। अच्छा, है ना। एक जीरो लाना हो, अगर एक जीरो, सिर्फ मैं एक जीरो की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक बार 2 होना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए, है ना। जब 2 जीरो लाने हो तो कितने बार होना चाहिए, 2 बार 2 होना चाहिए, 2 बार 5 होना चाहिए, है ना, तभी ऐसा होगा। ये चीज़ क्लियर है ना। एक जीरो के लिए क्या फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, और 2 जीरो होंगे तो 2 बार 2 और फिर 5 5, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो एंड होना चाहिए डिजिट जीरो के साथ, है ना। तो हमारा जो नंबर था वो कुछ ऐसा था, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या प्राइम नंबर है, नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम प्राइम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2, है ना, ठीक है। और हमें पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये चीज़ पता है ना, A की पावर, है ना, सही है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2n। तो ये बेसिकली पता क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, हैं? फिर से ध्यान से, 2n टाइम्स लिखा हुआ है ना। देखो पावर कितनी है ना, 2n है ना। तो ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे लिखते हो फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 12 का ऐसे लिखा था ना, 2 × 2 × 3। तो 2 बेसिकली पावर कितना था, 2,
जितना पावर होता है उतने ही टाइम्स लिखा होता है ना फैक्टर, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें जो फैक्टर्स है वो क्या है, सिर्फ 2 है, ये तो क्लियर है, 2 है। लेकिन मुझे एक फैक्टर और चाहिए था, है ना, 5 चाहिए था, है ना। तो क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोल देता है इट हैज ओनली फैक्टर 2। ठीक है ना, इसका फैक्टर सिर्फ 2 ही है ना, ठीक है ना। लेकिन इसका यूनिकनेस पार्ट है, जो यूनिक, वर्ड यूज किया था ना हम लोगों ने कि यूनिक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है नंबर का, कोई मैं दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ सकता हूँ क्या, नहीं ना। तो यूनिकनेस पार्ट से मैं ये बोल सकता हूँ कि इट कांट हैव फैक्टर 5, इट कांट हैव प्राइम फैक्टर, इसीलिए क्या है कि लास्ट में आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर डज नॉट एंड विद डिजिट 0, है ना, क्लियर है ना। कोई ऐसा स्टेप है जो ना समझ में आया हो, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो, हाँ, फिर से। अच्छा सुनो, तो क्या है कि मुझे कोई भी नंबर दिया जाएगा, है ना, सबसे पहले तो क्या है कि अपना थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना पड़ेगा सिर्फ इसमें इतना कि कोई भी नंबर एंड में 0 तभी होगा उसके पास एट लीस्ट 1 फैक्टर 2 का हो और एट लीस्ट 1 फैक्टर 5 का हो, है ना। तो मैंने क्या किया कि ये आपको नंबर, मुझे पता है शकल अच्छी नहीं है इसकी, 4n है ना, कोई और मैं नंबर देता 100 देता या 200 देता तो उसको मैं फैक्टर करके लिख सकता हूँ, है ना। अभी और अजीब अजीब नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मैं इसका फैक्टर लिखना चाह रहा था, है ना। मुझे फैक्टर्स जो लिखने होते हैं वो कैसे लिखने होते हैं, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, है ना। तो मैंने क्या किया, 4 को मुझे पता है क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली वो होता है 2⁻², है ना। उसकी पावर n है, तो ये कुछ हमने पहले ही पढ़ रखा होता है कि a की पावर m और होल पावर n हो, तो बेसिकली m और n का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो वो मैंने ये लिखा हुआ है, तो 2 और n का, इस 2 का और इस n का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 2⁻n। तो बेसिकली इसके पास जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है। एक बात तो सही हो गई कि 2 है, लेकिन मुझे 5 भी तो चाहिए 0 लाने के लिए, है ना। तो 0 लाने के लिए क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलती है कि इसके प्राइम फैक्टर अगर 2 है तो 2 ही होगा और कुछ हो भी नहीं सकता, है ना, वो यही कह रही थी ना, है ना। तो उसका यूनिकनेस पार्ट की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि वो 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता, है ना। जब 5 फैक्टर नहीं होगा तो डिजिट का जो लास्ट डिजिट है वो 0 भी नहीं होगा, है ना। ये तो आपका सब्जेक्टिव एक अप्रोच है, आप एग्जाम में लिखने वाले हो, है ना, बुक में भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, है ना। हाँ जी, तो उसमें कैसे, उसमें सॉल्व करके तो देखना नहीं है ना। तो उसमें आप कैसे करोगे, कोई आइडिया किसी का। अह, देखो 4 की पावर n है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आया, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, फिर से 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, पावर n का मतलब बार बार 4 का मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना हो गया ये, फिर से 4 का करो तो कितना आ गया। तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, उसके अलावा कोई लास्ट डिजिट हो सकती है क्या, है ना, 0 तो नहीं होगी। लास्ट डिजिट भी मैं बता सकता हूँ कि क्या होगी, है ना, 4 होगी या तो 6 होगी, ठीक है।
कल अपन ने ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो डिस्कस कर लिया था, है ना? इसका एलसीएम कोई निकाल के बताए, लेकिन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स अलग लिख लिख के, दोनों को अलग अलग फैक्टर करो, उसके बाद एलसीएम बताओ कैसे निकालोगे आप। मुझे सिर्फ ये डिस्कस करना था। देखो ये और 20 का 6 इक्वल टू 2 × 3, 20 इक्वल टू एलसीएम। अगर कोई नंबर है कॉमन है, जब मैं एलसीएम लिख रहा हूँ तो मुझे क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर लेनी होती है ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 × 2। अब जो फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो जितने भी बार है लिख लो उसको, तो ये कितना है, ×3 × 5, है ना? और हम एस कैसे लिखते हैं, वो तो, है ना? ठीक है ना? और एक एलसीएम आप ऐसे भी निकालते होगे। The square of any positive integer cannot be of any given forms for any integer q। ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ समझ में आया या नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पहले इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। शायद ये अब आपके बोर्ड से भी हट गया है ना? बोर्ड से तो हट गया है, पर एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे होंगे उसमें मिल जाएगा। क्या बता रहे हो? अपना इंट्यूशन लगाओ, आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। वो सब्जेक्टिव अप्रोच है, वो बहुत लंबा है मुझे पता है, पर निकाल सकते हो आंसर। हम्म कौन कौन सा हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? सी भी हो सकता है। आपने ये देख लिया है क्वेश्चन में, ये ध्यान दिया है? हैं? ये आंसर है आप लोगों का? कौन? हाँ, ये आंसर सही है। ठीक है ना? पहले अपन ना इंट्यूशन इसका डिस्कस कर लेते हैं कैसे सही है, ठीक है? मैंने क्या बोल रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना? किसी भी
ऑड इंटीजर का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो मैं ऑड लिख लूँ नंबर्स कुछ। अच्छा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है ना, ऑड नहीं है ना। ठीक है, ऑड होना चाहिए था वर्ड आपकी इसमें है क्वेश्चन ये। ठीक है, इसमें भी यही है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर लिख लें अब इनके। 1 4 9 16 25 36। ठीक है, तो पता है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो प्लस कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, और ये अब देखो इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 1 आएगा ना। ऐसे सोच में डूब जाते हो। डिवाइड, आप डिवाइड को कब रोक देते हो, है ना, जब रिमाइंडर है ना इससे छोटा हो। वो शुरुआत में ही छोटा है तो ये रिमाइंडर ही तो है। 4 में 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर कितना, 4। मत डरो, बोलो, है ना। 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 से जो भी छोटा नंबर होगा वो रिमाइंडर ही होगा। 5 से जब नंबर बड़ा हो तब सोचना है। ठीक है, अब ये 9 है तो रिमाइंडर कितना होगा इसका, ये रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ मैं। रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब 16 में 1, 25 में 0, और यहाँ पे 1। देखो रिमाइंडर्स की जो भी शक्ल है ना वो 0 1 4 की शक्ल है। 0 की भी है, 1 की भी है, 4 की भी है। आप जितने चाहो नंबर लिख के देख लो, सारे में यही आने वाला है। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0 1 और 4। ठीक है ना, ये कभी नहीं आएगा। और वही मैंने नॉट है था वर्ड। ठीक है ना, अब इसका सब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो तो हमें, मैं क्या हर एक नंबर, ये है जो नंबर है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोई सा भी नंबर हो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, पर क्वेश्चन में देखो जो ऑप्शंस की जो शक्ल थी वो कुछ ऐसी थी। एक की 5 क्यू थी, एक की 5 क्यू+1 थी, 5 क्यू+2 थी, और एक 5 क्यू+4 थी, है ना। मुझे एक आइडिया तो लग गया। पता क्या आइडिया लग गया, कि जो b की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ वो कितनी रखने वाला हूँ, 5, है ना। ऑप्शन से क्लियर है, और क्वेश्चन जब भी आएगा ना प्रूफ करने के लिए भी, तो उसमें भी लिखा होगा कि 5Q+1 या 5Q+2, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5Q+R। ठीक है, अब ये बताओ R की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, है ना। अब देखो R की जगह पे ये रख लो सारे, A=5Q, इसमें +0 कर रहा हूँ। दूसरा नंबर A=5Q+1, तीसरा नंबर A=5Q+2, A=5Q+3, और लास्ट में A=5Q+4। आप कोई सा भी इंटीजर बोलो, उसकी शक्ल इसमें से एक ना एक होगी। इस बात से एग्री हो, है ना। Q की कोई भी वैल्यू रख के देखो, सपोज करो मैं Q को 0 रख रहा हूँ, है ना, तो 0 आ गया। 0 रख रहा हूँ तो 1 भी आ गया, 0 रख रहा हूँ तो 2 भी आ गया,
3 भी आ गया, 4 भी आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, q इक्वल टू 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, कोई भी, सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं ये। एग्री हो इस बात से? आप कोई सा भी इंटीजर बोलो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्यू तो कोई नंबर भी नहीं है, पर क्यू क्या है, इंटीजर है ना? आ रहा है ना समझ में? बाउंस तो नहीं जा रहा है ये किसी के? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना कोई सा भी नंबर है ना, उसको ऐसे लिख सकते हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरे 5 लेने का आइडिया ये था कि क्वेश्चन में जो भी नंबर्स थे उनकी शक्ल ऐसी थी, 5q+1 ऐसी थी ना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि b की वैल्यू 5 ली, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता चल जाती है कि जब भी मेरा डिवाइज़र 5 हो तो रिमाइंडर कंफर्म हो जाता है कि या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, यही हो सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इंटीजर है ना, उसको मैं 5q की भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, 5q+1 की फॉर्म में भी होगा, ठीक है ना, 5q+2 भी होगा। अब सारे इंटीजर्स, अगर ये चीज़ अब भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं अब नंबर्स लेके बोल रहा हूँ, है ना, फिर समझ में आ जाए तो बता दे रहा। मैं नंबर्स क्या करता हूँ, थोड़े से नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। आप इन सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे ना, जैसे सपोज ये है, ये क्या है, 5 × 0+1 ही है ना, ये क्या है, 5 × 0+2 है, ये क्या है, ये क्या है, ये है ना, 1+0 ना। तो देखो इसकी, ये ऐसा ही तो कुछ लिखा हुआ है, मैंने वही तो कहा था कि क्यू है, कोई भी इंटीजर है, एक शकल मैच हो गई, दूसरी देखो उससे मैच हो गई, ये वाली भी +3 वाले से मैच हो गई, है ना। मैं 5 में कुछ इंटू कर रहा हूँ, प्लस कुछ कर रहा हूँ, तो नंबर्स आते जा रहे हैं ना। अब देखो ये भी देख लो, ये कितना है, 5 × 1+1, ये कितना है, 5 × 1+2, ये क्या, हाँ, कि उसका स्क्वायर नहीं होगा, ये तो मैं इंटीजर्स लिख रहा हूँ अभी, है ना, इंटीजर तो हो सकता है ना, स्क्वायर की बात अभी करनी बाकी है। मैं ये कह रहा था बस कि कोई भी इंटीजर है वो इन्हीं फॉर्म्स का होगा, कोई भी इंटीजर आप देख लो। हाँ जी, अगर मैं ये बोलता कि b की वैल्यू 3 है, तो इंटीजर्स की शक्ल कैसी होती, यही होती ना, 3q 1+1, और फिर 3q+, अच्छा, और मैं अगर 7 के रिस्पेक्ट में बोलूँ, तो अगर मैं ये बोलूँ कि b = 7 है, तो नंबर्स की शक्ल कैसी होगी, up to 6, है ना, समझ गए ना। ऐसे ही मैं 11 के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता हूँ, पर क्या है कि उनका प्रूफ करेंगे ना हम, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको मैक्सिमम अगर देखने को, अब तो खैर बोर्ड से ये हट गया है, तो नहीं मिलेगा इससे बड़ा, क्या अब तो देखने को ही नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, तो उसके लिए है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ कर लें इसका, इतना क्लियर है ना। ये मिटा दें या लिखा रहने दें? नहीं, आपके पास ये जाएगा ना स्लाइड में, ज़रूरत हो तो लिखा रहने दो। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा नंबर क्या था, a = 5q। मुझे अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करूँगा, a² = 25q², ठीक है ना, है ना, क्योंकि 5 मुझे चाहिए था, तो 5 × 5q², ठीक है ना।
तो क्या है कि 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, मुझे नहीं पता ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, क्यू की कुछ वैल्यू होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 × m लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वेयर m इज इक्वल टू है ना। तो देखो उसकी जो शक्ल थी कुछ ऐसा आएगा, लेकिन प्लस में क्या रिमाइंडर कुछ दिख रहा है यहाँ पे? एम से और क्यू से मत डलना कि ऑप्शन में सर क्यू था आप एम लिख रहे हो, वो तो लेटर है जस्ट, है ना, किसी भी शक्ल में हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि नंबर इस फॉर्म का अगर हुआ, स्क्वायर करेंगे तो 25 क्यू स्क्वायर आएगा, और मुझे पता है कि मैं 5 का फैक्टर तो निकाल ही सकता हूँ यहाँ से। इसीलिए मैंने ऐसा नंबर ही चूज़ किया था कि मुझे 5 निकालना था ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में b=5 रखा, है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर जो अपना था वो क्या था? स्क्वायर करो, बोलो। प्लस, है ना। अब देखो इसमें से भी मुझे 5 तो चाहिए ही चाहिए हर बार, है ना। तो ये क्या बचेगा? 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। प्रूफ क्या किया? अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्यू को ना, कोई नंबर आप ले लो, बड़ा लें छोटा चलेगा, 6 लिया, 6 लिया, इसका स्क्वायर करो, ठीक है ना। पहले इस क्यू को इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर स्क्वायर करना, ठीक है। 30 स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा? 900। क्या मैं इसमें से 5 तो कॉमन ले ही सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ ना आसानी से। देखो 5 के साथ कुछ नंबर आ रहा है मेरा, ठीक है ना। पर मैं यहाँ पे पता क्या कर रहा था, 5 के साथ मेरा कुछ नंबर था, ये इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो किसी चीज़ को, नंबर्स को ABC या XYZ, है ना, PQR जब मान रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मान लिया कि 5 क्यू स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूँगा तो कोई एक नंबर आ रहा होगा, जैसे नंबर यहाँ पे क्या आया? 180, 180 आ गया ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है सॉल्व करने के बाद m आएगा, नाम ही दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। इसमें प्रूफ क्या किया? मुझे यही तो बताना था कि कोई भी नंबर हो, आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो ना, जब आप उसका स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, कोई भी इंटीजर है जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी फॉर्म है वो 5 क्यू की तरह आ रही होगी, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा होगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसकी फॉर्म 5m की तरह आ रही थी, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें से 5 तो कॉमन आ जाएगा। अगर यही सपोज करो 900 की जगह पे अगर ये होता 901, तो 5 कॉमन आ सकता था क्या? नहीं आता ना। तो उसकी कोई दूसरी फॉर्म बनेगी ना, तो उसकी फॉर्म कुछ ऐसी बन रही होगी, 5 × 180 प्लस 1। तो ये देखो फॉर्म कैसी हो गई, 5 में कुछ समथिंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्यू है, प्लस 1, तो उसकी फॉर्म ये बन रही है। मुझे यही बताना है इस क्वेश्चन में कि जब भी आप कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसकी फॉर्म है ना, वो कुछ नंबर्स अभी दिखाई देंगे, उन्हीं की तरह होगी सिर्फ, और किसी की तरह नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्लियर है अब? है, अभी उस स्टेप पे आ रहे हैं, अभी तो अपन दूसरा निकाल रहे हैं ना, तीसरा चौथा पांचवा, 5 फॉर्म्स थी ना, वो पांचों निकालनी है। इतना क्लियर है?
क्वेश्चंस करते रहना, क्योंकि ये प्रूफ्स है ना। प्रूफ्स एक बार में समझ में नहीं आते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जस्ट बोल दिया, सामने वालों को भी समझ में आ गया। लेकिन मेरे आपके में फ़र्क है ना वो। मैं इस चीज़ को कई बार हो सकता पढ़ चुका हूँ, आप फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहे हैं इससे, है ना। तो पूछते रहना, जिसको भी छोटा सा भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि ये सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा, मैंने क्यू की फॉर्म में ले रखा है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या आएगा, मेरा एम आएगा, और प्लस देखो लास्ट में वन बचा ही हुआ है, और मैं ऐसे लिख लूँगा वेयर एम इज इक्वल टू 5q² प्लस 2q। तो देखो ये नंबर है, मैं ये कह रहा हूँ वो 5 से तो डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाए। तीसरा क्या था, a इक्वल टू 5q प्लस 2। मैंने कहा था स्क्वायर इस शकल का नहीं होता है ना, स्क्वायर बोला था, इंटीजर तो हो ही सकता है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे और बाकी में प्लस 2 नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करो, प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, 5q² प्लस 4q प्लस, तो वही है, ये कुछ कैलकुलेट करने के बाद आएगा, जिसको मैं क्या मान रहा हूँ, m प्लस 4, वेयर m इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जब 5 से डिवाइड करूँगा स्क्वायर को, तो रिमाइंडर 4 आ रहा होगा, ठीक है। 5q प्लस 2 हो गया। अब 5q प्लस a इक्वल टू 5q+3 स्क्वायर करेंगे, a² 25, q² 30q प्लस 9, ठीक है। अब इसमें देखो, है ना, वो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था, यही ज़रूरी नहीं है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैंने क्या किया कि 3q अभी इधर किसी ने बोला था कि सर 3q के भी तो नंबर्स लिख सकता हूँ ना। तो देखो 3q+1, 3q+2, आप इनका स्क्वायर करेंगे, है ना। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं है, इनका भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। तब भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म बचेगी, ठीक है ना। ये डिस्कस कर रहे हैं, आपको और एक क्वेश्चन चाहिए तो ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ? अभी लो उसको भी डिस्कस कर। अच्छा 5m+9 वाला कौन कौन है, 5m+4 आएगी ना, 9 तो हो ही नहीं सकती ना, वो बड़ा हो जाएगा ना 5 से। यही तो था इक्विलेट डिवीजन लेमा की रिमाइंडर है ना, वो 5 से बड़ा थोड़ा ना हो सकता है। तो देखो मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो 25q² प्लस 30q। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 5+4, है ना। अब यहाँ यहाँ से 5 कॉमन लो, 5 5q² प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4। अब देखो ये ब्रैकेट तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना वो हमेशा, तो ये इक्वल टू 5m+4, वेयर m इज इक्वल टू, देखो हमने क्या है 3 नंबर का स्क्वायर कर लिया अब तक, 3 का किया है, 4 का हो गया ना। देखो +4, 5m+4, एक ये फॉर्म आ रही है, और देखो इसमें भी
5m+4 आ रही थी, इसमें +1 आ रही थी और इसमें 0 आ रहा था। तो अभी तक सिर्फ 3 फॉर्म आई हैं। 5m की फॉर्म में हो सकता है नंबर, 5m+1 की फॉर्म में हो सकता है, 5m+4 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और कोई फॉर्म आती है या नहीं आती। अभी एक नंबर और बचा है ना, नंबर 5q+4। बस ये नंबर बचा था, इसका स्क्वायर करो। a² = 25q²। 40q। अब बताओ 16 को मैं क्या लिखूं, है ना, सही है ना। 25q² + 40q, 15+1। अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5q² + 8q + 3 + 1। इसको फिर से मैं m लिखूंगा, 5m+1, है ना। तो जितने भी नंबर्स थे मैंने सारे का स्क्वायर करके देख लिया। तो मेरे पास जो फॉर्म्स आई हैं वो कितनी आई हैं। एक तो शुरुआत में आई थी 5m, दूसरी क्या आई थी 5m+1, ठीक है, और एक क्या आई है 5m+, ये 3 फॉर्म्स आई हैं। लेकिन +2 और +3 नहीं आई। हाँ, सुनो 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 सुनो, वही बोल रहा हूँ मैं कि ये ऐसी करके फॉर्म होती है। आपको बी ही लेना है ना। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब इधर ही छोड़ दो, वो सॉल्व करके कुछ आ जाएगा। मुझे 5 चाहिए। मैं जब 5 से डिवाइड करूँगा ना तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। 5+, कहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर तो आप जो नंबर था उसी का करोगे ना। हाँ, मैंने ये भी तो बोला था कि जो आर है, आर कहाँ से कहाँ होता है, 0 से। जो भी बी आपने ले रखा है, यहाँ पे 5 है तो 5 से छोटा होगा, आप सिर्फ ये ले सकते हो, है ना। क्या। हाँ, 5q² + 6q + 1 इंटीजर ही होगा। हाँ, हाँ, रैशनल नहीं होगा। और कुछ किसी को थोड़ा बहुत आया है ना समझ में, कि बिल्कुल नहीं आया। रैशनल नहीं हो सकता, क्यों। देखो, ये बताओ, कोई भी आप नंबर लोगे इंटीजर, उसका स्क्वायर करोगे, इतना तो कंफर्म है इंटीजर ही आएगा। जैसे सब हम मैं क्या कर क्या रहा हूँ, इंटीजर कुछ ऐसा नंबर होगा, जैसे मान लो मैंने 100 लिखा है, या 200 या 158 लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या इसके नीचे कुछ आ जाएगा क्या स्क्वायर करने के बाद। कुछ आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। और फिर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो इंटीजर रहेगा। फिर से मैं उसमें इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटीजर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो भी इंटीजर रहेगा। मुझे पता है 6 से क्यू का करूँगा वो भी इंटीजर, 1 तो इंटीजर है ही, और जब मैं इंटीजर को इंटीजर में जोड़ता हूँ तो वो भी इंटीजर रहने वाला है। ऐसा थोड़ा कि मैंने 2 + 5 किया, आंसर आ रहा हो 7/6, ऐसा थोड़ा आएगा। रैशनल में थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। यही चीजें तो थी, मैंने उस दिन यही तो बोला था। मैंने ये कहा था ना कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है। इसी क्लास में बोला था शायद मैंने। हैं, एक कम्यूटेटिव भी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, नेचुरल नंबर्स।
क्या डाउट है? पूछ पूछ, जैसा भी डाउट हो पूछ। हाँ हाँ देख, इंटीजर्स है ना, वो सारे इंटीजर सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल्स ही होते हैं। ये- है ना? ये तो डाउट बनना ही नहीं चाहिए था। पहली चीज, मैं कुछ और समझ रहा था, मुझे लग रहा था तू कुछ और सोच रहा है। क्या सारे रैशनल्स इंटीजर होंगे? नहीं ना, इंटीजर्स तो होते हैं। तो हमने, मैं जिस टाइम पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था ना कि पहले नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन होल नंबर्स में मैंने नेचुरल नंबर सारे के सारे ले आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ कर दी, क्या? जीरो ले आया। इंटीजर्स में क्या किया? जीरो भी ले आया, सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव के साथ भी नेचुरल नंबर्स। रैशनल में मैंने क्या किया? फ्रैक्शन तो आए ही, लेकिन ये सारे भी तो आए, सारे के सारे। क्लियर और नॉट? तो ऑप्शन में दो चीज़ें आ सकती हैं, है ना? तो मुझे किस कौन सी फॉर्म नहीं मिली? एक 5m+2 की फॉर्म नहीं मिली, और क्या नहीं मिला? 5m+। तो ऑप्शन में ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन मिल सकता है ना? ठीक है। 3 के रिस्पेक्ट वाला भी कर लूँ क्या डिस्कस? अभी इसने बोला था ना इधर से किसी ने, कि मैं नंबर्स को 3q+1 3q+2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। दो ही आएंगे ना? हाँ हाँ, ये तो आपका सब्जेक्टिव अप्रोच है। शॉर्ट वे यही है कि आपको जब बोला हो चलो क्वेश्चन ही निकाल देते हैं। हाँ जी। तो देखो, ये देखो ऑप्शंस को देख के देखो, ये बोल रहा है कि ये 5 से तो मैंने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर मेरा जीरो है। जब मैं दूसरे ऑप्शन में क्या है कि मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 1 का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर मेरा 1 है। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना है? 4 है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 2 है। ठीक है। तो मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए, है ना? मैंने छोटे छोटे, आप चाहो तो 100, 101, 102 ये भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है ना? तो ये देखो लिखे हुआ है। तो मैंने जब उनका स्क्वायर किया, वही है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर किया तो 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब इन सारे नंबर्स को आप 5 से डिवाइड करो। जब आप 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना? 4 से करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। वो नॉट बोल रहा था ना, तो जीरो 1 रिमाइंडर और 4 रिमाइंडर, ये तो शुरुआत में ही दोनों ऑप्शन कट गए। कट गए ना? ऑप्शन काट के करना चाहो तो काट के करो, ये दोनों कट गए। अब सिर्फ लड़ाई वहां पे बची है। इसमें देखो 4 आ रहा है, वो तो मैं पहले ही काट चुका हूँ। इसमें 1 आ रहा है ना? ये भी कटा हुआ है। अब देखो ये जीरो, अब तो ये 3 कट गए, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। सही है ना? क्लियर है? तो वो 3Q वाला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है शायद ना? उसको कर, हाँ सेम ही बिल्कुल करना है ना? अब आप स्टेप्स तो लिख लोगे ना? ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि x और y क्या है? बोथ ऑड इंटीजर्स है ना? और ऑड इंटीजर की शक्ल कैसी होती है ना? 2Q+1 की तरह होती है ना? ठीक है। मेरे पास दो नंबर्स थे, एक x है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये है 2m+1, और y है, ये मेरा क्या है? 2n+1। वेयर m and n are integers, where m n are integers। ठीक है, जो मैंने लिखा ये सही है? हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स आप लगा लो, वरना पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही करते हैं ज़्यादातर। डिवीज़न है ना? डिवीज़न आपने जब भी दिया होगा
पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ही दिया होगा, है ना। चलो आपके लिए और लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों मैंने नंबर्स लिख लिए कि x नंबर ऐसा होगा, y नंबर ऐसा होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे m लिया, वहाँ पे n लिया, क्योंकि नंबर दोनों कैसे हैं, अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो इवन है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये करना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2m प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 स्क्वायर, ओके। ये 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। इस स्टेप में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, सही है। बोर हो रहे हो क्या आज? अब देखो सिर्फ मैं थोड़ा सा सेट करके इसको लिख रहा हूँ, 4m 4n स्क्वायर प्लस 4n, ये देखो 1 है, ये 1 है, मैं बस लास्ट में 2 लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। वो नंबर सारे इवन होते हैं ना जिसमें से आप 2 फैक्टर निकाल लो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना, मुझे 2 ही तो चाहिए होता है डिवाइड करने के लिए, क्या हो उसमें 2 फैक्टर हो, तभी तो हम उसको 2 से 2, है ना, डिवाइड, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ से 2 निकाल रहा हूँ, क्या 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 2m स्क्वायर 2m 2n स्क्वायर 2n प्लस 1, ठीक है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में है पूरा का पूरा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है ना, 2mn p कर लो इसको, ठीक है, वेयर p इक्वल टू ये पूरा मटेरियल, ठीक है ना। तो 2p की फॉर्म में आ गया ना। तो मुझे पता ही है शुरुआत में ही, जब आपको ये पता है कि ऑड इंटीजर की शक्ल कुछ ऐसी होती है, तो ये भी पता होगा कि 2q ये इवन की होती है, तो वही 2p की फॉर्म में आ गया। ऐसा तो नहीं है कि सर वहाँ पे आपने लिखा कि इवन इंटीजर 2q होता है, यहाँ पे 2p क्यों लिख दिया, pq की लड़ाई तो नहीं है ना, हाँ, ठीक है। अब यहीं से मुझे ये भी दिखाना है कि ये 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, है ना। दोबारा से बोलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी। हम्म, पर वो 4 भी तो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो देखो क्या होगा, इस स्टेप पे आ जाओ, है ना। यहाँ से मैं 4 कॉमन लूंगा, तो देखो यहाँ यहाँ तक तो 4 कॉमन आ जाएगा ना, है ना। मैंने ले लिया तो 4p, लेकिन लास्ट में क्या बचा हुआ है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है। रिमाइंडर कब बचता है, जब नंबर डिवाइड नहीं होता है ना। ये मैंने स्टेटमेंट जो बोला वो क्लियर है ना। यहाँ से क्या था कि जब मुझे 2 से डिवाइड देखना था तो पूरा 2 कॉमन आ जा रहा था ना, पूरा 2 कॉमन आ गया, तो मुझे दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर इवन है। लेकिन जब मुझे 4 से देखना था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था ना कि डिविजिबल नहीं है 4 से, तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन लेना है। लेकिन एक जगह यहाँ पे 4 था ही नहीं, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 होता तो,
तो अब आप शायद ये तो क्वेश्चंस वो हो गए जो आपने देख लिए है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि ना दिखा हुआ हो तो एटलीस्ट स्टेप्स तो अब थोड़े बहुत तो लिख जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बाउंस मार जाए। जब भी वहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, या 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना है बेसिकली, 5 से अगर पूछा तो 5 को कॉमन लेके आना है। फिर भी कुछ बच जाए तो आप बोल देंगे रिमाइंडर, सपोज करो 1 बचा हुआ है या 2 बचा हुआ, तो आप बोल देंगे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक? टाइम हो जाए तो बता देना। हो चुका है? ओवर हो गया क्या? बचा है? बचा है ना थोड़ा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें। ठीक है, ये आप बताओ। हम्म। आपके लिए एक ऑप्शन बढ़ा दिया। इवन तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, नन ऑफ नन बोल देते। क- हाँ, तो देखो इसको करना कैसे है कि मैंने 13 कॉमन लिया, ठीक है ना, प्लस 1, 13, 77 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया? मुझे जो पॉइंट मैंने अभी तक बताया भाई, एक पॉइंट बोलना है मुझे, क्या ये इवन होगा? बिना मल्टीप्लाई किए देख सकते हैं ना इवन होगा। क्यों होगा इवन? मुझे जो आंसर सुनना वो चाहिए है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, मैं 2 को बाहर लिखूँ, 13 इंटू 2 3 जा 9। क्या ये 2 क्यू की फॉर्म में नहीं लग रहा? बिना इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ इवन बताने के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए, और ये हो रहा है। जब इवन है, प्राइम के लिए 2 आ गया, 13 आ गया, और क्या है ना। प्राइम के लिए तो इटसेल्फ होना चाहिए और 1 होना चाहिए। हर कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको भी अगर मैं लिखूँ 13 × 3 होता है, पूरे फैक्टर्स हो गए ना। बस सही है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंपोजिट है, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करें? स्टॉप कर दो भैया।